नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंटिन्यू रखते हुए इसके जो मुख्य परिणाम हैं इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे कि कल हमने देखा था कि मैंने ये बताया था कि उसका जो मुख्य एक रिजल्ट है उसको हमने कर्व के द्वारा उसको जानने की प्रयास किया था, उसको समझने की कोशिश की थी। उस कर्व को कई बुक्स में इस प्रकार भी बनाया जाता है। यहाँ सिर्फ रिटार्डिंग पोटेंशियल लिया जाता है, रिटार्डिंग पोटेंशियल, अर्थात निगेटिव पोटेंशियल को लिया जाता है, और दिस इज फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये कर्व जो है इस प्रकार से आता है। यहाँ ये तीनों कर्व इंक्रीजिंग इंटेंसिटी के लिए है और इस कर्व के लिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। कल हमने जो कर्व ड्रॉ करा था वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोटेंशियल के लिए था। कई बुक्स में इसको सिर्फ रिटार्डिंग पोटेंशियल के रूप में इस प्रकार से शो किया जाता है। रिजल्ट सेम है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि इंटेंसिटी जब इंक्रीज हो रही है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी फॉर कांस्टेंट, फॉर न्यू कांस्टेंट। और इंटेंसिटी के साथ में स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी नहीं कर रहा है। इफ वी आर चेंजिंग इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट चेंज। Similarly, if we change the frequency, then the curve we see that photoelectric current remains the same, because here we are taking intensity is constant but frequency is in increasing order. In that case, if we are increasing frequency, we are seeing that retarding potential is increasing. By increasing the frequency, retarding potential is increasing. If we see that, यदि हम देखते हैं इस प्रकार का प्रायोगिक परिणाम आता है, जिसे हम आगे देखेंगे कि ये जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है, इस प्रकार का एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है, इसका वो फॉलो करता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम न्यू को इंक्रीज करते हैं तो रिटार्डिंग पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं मुख्य परिणामों को। कई बुक्स में इनको 4 बिंदुओं में डिस्कस किया। पहला, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इफेक्ट में ये समझाया गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है अगर न्यू कांस्टेंट, जो रिजल्ट आ रहे हैं, और इसको इस कर्व के द्वारा, इफ वी आर चेंजिंग इंटेंसिटी एंड फॉर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट इज इंक्रीजिंग।
नंबर 2, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। जो आपकी तीव्रता है उसका किस प्रकार से प्रभाव होता है। तो इसमें यदि अपन ड्रॉ करें तो यहाँ पर इस कर्व में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और रिटार्डिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के साथ में कैसे वेरी होते हैं। यदि हम इंटेंसिटी को वेरी करें, फ्रीक्वेंसी को वेरी करें, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट देख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इफेक्ट में यदि हम इसको चेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो किस प्रकार से रिटार्डिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। तो यहाँ पर ये कर्व जो है वो इस प्रकार से आता है। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ से जिससे कम फ्रीक्वेंसी पर एक ऐसा मान होता है, न्यूनतम एक ऐसा मान होता है फ्रीक्वेंसी का जिससे कम मान पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संभव नहीं होता है। और ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दहली आवृत्ति इसको कहा जाता है। ये परिणाम यहाँ जो प्रायोगिक कर्व है उससे आए। यहाँ पर तीसरा इफेक्ट जो है इसको हम यहाँ इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, वो आवृत्ति के समानुपाती होती है, परंतु वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। परंतु मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती है। तो अपन एक कर्व और भी देख सकते हैं कि यदि हम I को परिवर्तित करके K मैक्सिमम और V0 का कर्व ड्रॉ करें तो हम ये देखेंगे कि कांस्टेंट तीव्रता के लिए ये कांस्टेंट आता है। इस कर्व को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। फ्रीक्वेंसी इफेक्ट में यदि अपन देखें तो यहाँ पर ये तीव्रता पर निर्भर नहीं है। जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है इफेक्ट ऑफ मेटल। इफेक्ट ऑफ मेटल अर्थात अगर हम मेटल को परिवर्तित करें, जो सतह हम ले रहे हैं धात्विक सतह, उस धात्विक सतह में मेटल की नेचर को यदि परिवर्तित करते हैं, जैसे पोटेशियम ले लिया, टंगस्टन ले लिया, सीजियम ले लिया, सोडियम ले लिया, तो ये सब डिपेंड करता है कि जो हमने मेटल लिया है उसकी प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और आगे हम देखेंगे, और वैसे भी आर्गुमेंटली अगर देखें तो प्रत्येक मेटल का वर्क फंक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग ये व्यवहार करता है। तो यहाँ पर जो कर्व आ रहा है, ये जो कर्व हमने देखा है, यहाँ जो ये वाला कर्व था, इस कर्व को यदि हम देखें और इसको अगर अलग अलग मेटल के लिए ड्रॉ करें तो इस तरह से, जैसे सपोज करिए ये अगर पोटेशियम के लिए ड्रॉ किया है तो ये टंगस्टन के लिए आ जाएगा। इसी प्रकार से हम सीजियम और सोडियम के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो आपके मेटल आपने लिया है, जो धात्विक सतह ली है, उसकी प्रकृति को यदि बदलते हैं, अर्थात मेटल को बदलते हैं, तो उसके अनुरूप उसका वर्क फंक्शन बदल जाता है और यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो बदल जाती है। और अंतिम बिंदु आता है इस पे टाइम डिले। टाइम डिले को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे फोटोन आपतित होता है धात्विक सतह, फोटोन इंसिडेंट हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है। प्रायोगिक परिणाम ये आया कि जैसे ही फोटोन आपतित होता है और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है, इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली इजेक्ट हो जाता है एटम से, और इसमें बहुत कम समय लगता है। और इसमें इतना कम समय लगता है 3 × 10⁻⁹ सेकेंड। बहुत ही कम समय में इसका इजेक्शन हो जाता है। दैट मीन्स देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन
इंसिडेंस ऑफ द फोटोन एंड इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे ही फोटोन आपतित होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन का इमिशन उत्सर्जन हो जाता है। जैसे मैंने कल बताया था कि ये प्रक्रिया 1-to-1 कोलिजन है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। इस पार्ट को बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें जिसको आपको ध्यान देना है। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। ऐसे तो आपके पास में मेटल है, धात्विक सतह है, अगर फोटोन आपतित होता है, उसने अगर इलेक्ट्रॉन से कोलिजन की तो इलेक्ट्रॉन के साथ में लेटिस भी होता है, या कह सकते हैं कि आपके पास में एटम है, तो जो रिमेनिंग जो लेटिस है उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष बहुत अधिक होता है। इसलिए फोटोन की एनर्जी जो है वो शेयर नहीं करता है, ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पर अपन मान सकते हैं कि जो भी एनर्जी दी जा रही है वो पूरी की पूरी ऊर्जा फोटोन इलेक्ट्रॉन को देता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये मुख्य प्रायोगिक परिणाम जो है वो इस प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आए। हम कुछ और बिंदुओं को भी यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कर रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसमें कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसका अपोजिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होती है। इसी प्रकार से यहाँ फिर मैं एक बार आपको बताऊंगा, कल भी मैंने डिस्कस किया था कि आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन है, अर्थात जो मेटल आप ले रहे हैं उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड होना जरूरी है। एक मैंने वर्ड का मिला था लूजली बाउंड, टाइटली बाउंड। इस प्रकार से सभी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, परंतु टोटली फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर आप नोट करें। फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट संभव नहीं होगा। या तो वो बाउंड हो या वो लूजली बाउंड हो, दोनों ही केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, परंतु फ्री इलेक्ट्रॉन से नहीं होगा। यहां एक बिंदु और नोट करें, जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन मोस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन है उसके द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अधिकतम होता है। मोस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अधिकतम होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कल, केस शेल के द्वारा कितना होता है? 80%। इसके बाद में हम अलग अलग शेल्स में जाएं तो रिमेनिंग 20% उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मोस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन के द्वारा अधिकतम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का परसेंटेज होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रभाव नहीं होगा। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको अपन ने डिस्कस किया कि प्रायोगिक परिणाम क्या थे, और फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें आई उसको अपन ने कुछ समझने की कोशिश की। अब आता है नेक्स्ट कि क्लासिकल वेव थ्योरी किस प्रकार से इसको समझाने में असफल रही। क्लासिकल फिजिक्स ने इसको समझाने की कोशिश की, परंतु क्लासिकल फिजिक्स इसको नहीं समझा पाई। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी to explain photoelectric effect. Failure of classical wave theory or classical physics failure of classical wave theory or physics to explain photoelectric effect. वेव थ्योरी को यदि हम ध्यान दें, जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा था, वेव थ्योरी में आप
जो आपके पास में फोटोन आ रहा है वो एक तरह से फोटोन जो है वेव के रूप में आप मान रहे हैं। क्लासिकल वेव थ्योरी में उसे फोटोन को वेव के रूप में माना गया कि एक वेव आपतित है, वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करती है। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास में प्रायोगिक परिणाम थे उनको हम एक एक लेके चलते हैं। सबसे पहले आता है इंटेंसिटी प्रॉब्लम। इंटेंसिटी प्रॉब्लम, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अर्थात जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी इंटेंसिटी बढ़ती है। अर्थात आपकी जो फोर्स है वो इस प्रकार से किसी भी पार्टिकल के द्वारा फोर्स अप्लाई होगा। तो यहां से हम ये समझ सकते हैं कि क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं अर्थात एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एनर्जी इंक्रीज हो रही है अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अर्थात इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, मगर जो रिजल्ट आ रहा है इंटेंसिटी और एनर्जी का जो रिजल्ट आ रहा है इसके अनुरूप ये कहा जाएगा कि हमारे पास में हमने पीछे देखा था प्रायोगिक परिणाम क्या कह रहा था, इंटेंसिटी जो है उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कहीं कोई प्रभाव नहीं हो रहा। इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो वहां पर निश्चित फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको मिल रही थी। अर्थात यहाँ पर यदि ऊर्जा को हम बढ़ाएंगे, एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है इंटेंसिटी बढ़ रही है, अर्थात किसी भी फ्रीक्वेंसी पे अर्थात इंटेंसिटी को परिवर्तित करके ज़्यादा अगर हम इंटेंस अगर अधिक कर दें किसी लाइट को तो किसी भी इंटेंसिटी की लाइट से आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा। परंतु हमने क्या देखा था रिजल्ट में, हमने देखा कि जो इंटेंसिटी का इफेक्ट और एनर्जी का इफेक्ट वहां सेपरेट होता है। नंबर 2 फ्रीक्वेंसी इफेक्ट। फ्रीक्वेंसी इफेक्ट में यदि हम देखें कि आपके जो वेव थ्योरी में फ्रीक्वेंसी इफेक्ट में कि जिस तरह से एनर्जी जो है और इंटेंसिटी जो है दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो यदि हम किसी भी इंटेंसिटी पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें या कम कर दें फ्रीक्वेंसी को, इंटेंसिटी बढ़ा दें, इंटेंसिटी कम कर दें, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, अर्थात जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिससे कम फ्रीक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, प्रायोगिक परिणाम ये कहता है। मगर क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी पर इंटेंसिटी इंक्रीज करने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल होगा। अर्थात ये परिणाम भी क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा। टाइम डिले, वेव थ्योरी में अकॉर्डिंग टू हाइगन्स वेव फ्रंट थ्योरी वेव जो है सेकेंडरी वेव फ्रंट के रूप में मूव करती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रॉन फोटोन जब आ रहा है फोटोन वेव की तरह बिहेव कर रहा है और जो वेव फ्रंट है उसका इल्यूमिनेशन में जितने भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उन सब को फोटोन के द्वारा ऊर्जा ट्रांसफर होती है। और चूंकि ऊर्जा का ट्रांसफर, ऊर्जा जो है पूरे के पूरे वेव फ्रंट में वितरित है। अगर आपके पास में वेव फ्रंट के फॉर्म में अगर वेव है और फोटोन है वेव फ्रंट के रूप में, तो एनर्जी बंडल फॉर्म में नहीं होगी, वेव फॉर्म में है और उसकी एनर्जी जो है वो पूरे के पूरे वेव फ्रंट पे वितरित है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अर्थात उसके द्वारा जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में कुछ समय लगेगा।
टाइम जो होगा वो फाइनाइट टाइम होगा, अर्थात कुछ समय लगेगा। जो प्रायोगिक परिणाम था उसमें ये कहा गया था कि देयर इज नो टाइम, लाइक बहुत कम समय, 10⁻⁹ सेकेंड इज वेरी स्मॉल टाइम। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो फिजिकली जो आर्ग्यूमेंट्स या फिजिकली जो लॉ थे उसके अकॉर्डिंग हम जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो परिणाम थे उसको समझाने में क्लासिकल वेव थ्योरी और क्लासिकल फिजिक्स असफल रहती है। धन्यवाद दोस्तों, इसी सीरीज में कल हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।